अध्याय 3। मेरा कार्य और वे वास्तविकता की अवस्थाएं जहां ये मुझे ले जाता है। अब मेरे भी दोस्त हैं, जैसे आपके हैं। बस इतना है कि मेरे दोस्त शायद बहुत पुराने हैं। आपको ये समझना होगा कि हम अपनी वास्तविकता को आपसे बिल्कुल अलग तरीके से अनुभव करते हैं। हम अपनी पिछली अस्तित्वों में अपनाई गई विभिन्न व्यक्तित्वों को जानते हैं और उनसे पूरी तरह अवगत रहते हैं। क्योंकि हम टेलीपैथी का उपयोग करते हैं, हम एक दूसरे से ज्यादा कुछ छिपा नहीं सकते, भले ही हम चाहें। यह आपको निजता का उल्लंघन लग सकता है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अभी भी आपकी कोई भी सोच छुपी नहीं है। आपके विचार, आपके परिवार, दोस्तों और दुर्भाग्यवश आपके शत्रुओं के लिए भी स्पष्ट होते हैं। बस आप इस बात से अनजान हैं। इसका यह मतलब नहीं कि हम एक दूसरे के लिए खुली किताब की तरह हैं। इसके विपरीत हमारे बीच मानसिक शिष्टाचार और मानसिक मर्यादा होती है। हम अपने विचारों से अधिक जागरूक रहते हैं और पूरी सजगता और समझदारी से उन्हें चुनते हैं। हमें अपने विचारों की शक्ति का अनुभव पहले ही हो चुका है। हमने अलग अलग जीवन कालों में त्रुटियों और प्रयोगों के माध्यम से यह सीख लिया है कि मानसिक छवि और भावनाएं कितनी रचनात्मक होती हैं और उनसे कोई बच नहीं सकता। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि हम स्वतंत्रता से वंचित हैं या हमें अपने हर विचार को लेकर अत्यधिक सतर्क रहना पड़ता है। ऐसा सोचना अब हमारे लिए बीते समय की बात हो चुकी है। हमारी मनोवैज्ञानिक संरचना हमें कई अलग अलग तरीकों से संवाद करने की अनुमति देती है, जो आपके लिए शायद अज्ञात हों। उदाहरण के लिए, कल्पना करें कि आप अपने बचपन के किसी भूले बिसरे दोस्त से मिलते हैं। अब आपके बीच ज्यादा समानता ना हो, फिर भी आप अपने पुराने शिक्षकों और सहपाठियों की यादों पर बातचीत कर सकते हैं और एक अच्छी संबंध अनुभूति बना सकते हैं। इसी प्रकार, जब मैं किसी और आत्मा से मिलता हूं, तो हो सकता है कि मेरे वर्तमान में हमारे बीच ज्यादा समानता न हो, लेकिन मैं उसके साथ उसके पिछले जीवन के अनुभवों के आधार पर बेहतर संवाद कर सकता हूं। उदाहरण के लिए, यदि हम 14वीं सदी में एक दूसरे को किसी अलग रूप में जानते थे, तो हम उन अनुभवों पर बातचीत कर सकते हैं और एक अच्छी बातचीत और संबंध बना सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे आप और आपका पुराना दोस्त बचपन की यादों को याद करके एक अच्छा समय बिता सकते हैं। हम पूरी तरह से इस बात से अवगत होते हैं कि हम स्वयं ही हैं, हालांकि हम बहुआयामी व्यक्तित्व हैं जो अपने अस्तित्व के एक स्तर पर अधिक या कम सामान्य वातावरण साझा करते हैं। जैसा कि आप देखेंगे, यह एक बहुत ही साधारण तुलना है जो अभी के लिए समझने में मदद कर सकती है, क्योंकि अतीत, वर्तमान और भविष्य वास्तव में उन रूपों में मौजूद नहीं हैं। हमारे अनुभव में समय का विभाजन उस तरह नहीं होता जैसा कि आप जानते हैं। हमारे पास आपसे कहीं अधिक मित्र और सहयोगी हैं, क्योंकि हम उन विभिन्न जुड़ावों को पहचानते हैं जिन्हें अभी के लिए हम पिछले जन्म कह सकते हैं। स्वाभाविक रूप से हमारे पास अधिक ज्ञान और समझ उपलब्ध होती है। ऐसा कोई भी समय नहीं है जिसे आप अपने शब्दों में उल्लेख कर सकें जहां हम में से कुछ न रहे हों। हम उन अनुभवों और यादों को अपने भीतर संजोए रखते हैं जो हमने उस विशेष संदर्भ में प्राप्त किए थे। हमें अपनी भावनाओं या विचारों को छुपाने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं होती, क्योंकि हम अच्छी तरह से समझते हैं कि संपूर्ण चेतना और वास्तविकता का स्वभाव सहयोगी होता है और हम इसमें अपनी भूमिका को भी पहचानते हैं। हम अत्यधिक प्रेरित होते हैं। क्या आत्माएं कुछ और हो सकती हैं? क्योंकि हमारे पास अपनी पूरी ऊर्जा को नियंत्रित करने की क्षमता है, इसीलिए यह आंतरिक संघर्षों में व्यर्थ नहीं जाती। हम इसे बिना बर्बाद किए अपने मनोवैज्ञानिक अनुभव का एक अनूठा और महत्वपूर्ण हिस्सा बनने वाले रचनात्मक उद्देश्यों के लिए उपयोग करते हैं। अब
प्रत्येक संपूर्ण आत्मा या बहुआयामी व्यक्तित्व के अपने विशेष उद्देश्य, मिशन और सृजनात्मक प्रयास होते हैं, जो इसके अस्तित्व का मूल हिस्सा होते हैं और इसे सदैव मूल्यवान और खोजी बनाए रखते हैं। हम अंततः अपनी ऊर्जा को उन्हीं दिशाओं में उपयोग करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं। हम अत्यधिक महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करते हैं और हमें यह एहसास होता है कि हमारे उद्देश्य केवल अपने लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उन नए परिणामों के लिए भी जो हमारी कोशिशों के दौरान सामने आते हैं। हम जानते हैं कि अपने उद्देश्यों को पूरा करते हुए हम नए रास्ते खोल रहे हैं, जिन्हें अन्य भी अपना सकते हैं। हमें यह भी संदेह है, कम से कम मुझे तो पूरा विश्वास है, कि हमारे उद्देश्यों के परिणाम कई अविश्वसनीय और अप्रत्याशित दिशाओं में ले जा सकते हैं। यह हमें नई संभावनाओं की ओर ले जाता है, जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इस विचार को अपनाने से हम अपने भीतर हास्य की भावना बनाए रखते हैं। जब कोई कई बार जन्म ले चुका हो और मर चुका हो, और हर बार यह सोचकर कि मृत्यु के साथ सब समाप्त हो जाएगा, लेकिन फिर यह अनुभव हो कि अस्तित्व अभी भी जारी है, तब जीवन में एक दिव्य हास्य का एहसास होने लगता है। हम रचनात्मक खेल की आनंदमय प्रक्रिया को सीखने लगे हैं। मेरा मानना है कि संपूर्ण सृजनात्मकता और चेतना कार्य की बजाय खेल की ऊर्जा से उत्पन्न होती है। यह एक त्वरित अंतर्ज्ञान और सहज प्रवाह से जुड़ी होती है, जिसे मैंने अपने सभी जीवनों में और अपने जानने वालों के अनुभवों में समान रूप से देखा है। उदाहरण के लिए, मैं आपकी वास्तविकता से जुड़ने के लिए स्वयं को बलपूर्वक आपके स्तर पर लाने की कोशिश नहीं करता, बल्कि खुद को वहां कल्पित कर लेता हूं। मेरी सभी मृत्युएं रोमांचकारी यात्राएं होती, यदि मैंने पहले ही वह समझ लिया होता जो मैं अब जानता हूं। एक ओर आप जीवन को बहुत अधिक गंभीरता से लेते हैं, और दूसरी ओर आप खेल और सहजता को उतनी गंभीरता से नहीं लेते जितनी लेनी चाहिए। हम एक अत्यधिक स्वाभाविक खेल की भावना का आनंद लेते हैं, और फिर भी इसे उत्तरदायी खेल कहा जा सकता है। निश्चित रूप से यह सृजनात्मक खेल है। उदाहरण के लिए, हम अपनी चेतना की गतिशीलता के साथ खेलते हैं, यह देखने के लिए कि हम इसे कितनी दूर भेज सकते हैं। हम लगातार अपने स्वयं की चेतना की शक्ति और नए नए आयामों की खोज से आश्चर्यचकित होते रहते हैं, जिसके माध्यम से हम आगे बढ़ सकते हैं। यह ऐसा लग सकता है कि हम खेल खेल में अपनी चेतना का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में जो रास्ते हम बनाते हैं वे हमेशा मौजूद रहते हैं, और अन्य भी उनका उपयोग कर सकते हैं। हम अपने पीछे मानसिक संकेत छोड़ते हैं, जो किसी भी आने वाले को मार्गदर्शन दे सकते हैं। इसीलिए हम अत्यधिक प्रेरित हो सकते हैं, फिर भी हम खेल के रचनात्मक उपयोग को समझते हैं, अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के तरीके के रूप में और एक रचनात्मक प्रयास के रूप में भी। अब एक शिक्षक के रूप में मेरे कार्य में मैं कई अस्तित्व के आयामों में यात्रा करता हूँ, ठीक वैसे ही जैसे कोई घुमंतू प्रोफेसर विभिन्न राज्यों या देशों में जाकर व्याख्यान दे सकता है। हालांकि यहाँ पर यह तुलना समाप्त हो जाती है, क्योंकि मेरे काम की प्रक्रिया बहुत अलग होती है। मुझे शिक्षा शुरू करने से पहले कुछ प्रारंभिक मानसिक संरचनाएं स्थापित करनी पड़ती हैं और अपने शिष्यों को भली भांति समझना पड़ता है। मुझे यह सुनिश्चित करना होता है कि मैं उस विशेष वास्तविकता के ढांचे को पूरी तरह से जानता हूं, जिसमें मेरा शिष्य काम करता है। उसके विचारों की प्रणाली, उन प्रतीकों को समझता हूं जो उसके लिए अर्थपूर्ण होते हैं। मेरे लिए शिष्य के व्यक्तित्व की स्थिरता को सही ढंग से आंकना आवश्यक होता है। उसकी आवश्यकताओं की अनदेखी नहीं की जा सकती, बल्कि उन्हें ध्यान में रखकर ही आगे बढ़ना होता है। शिष्य को प्रोत्साहित करना जरूरी है, लेकिन इतना भी नहीं कि वह अपनी योग्यता से अधिक बोझ महसूस करने लगे, क्योंकि उसका विकास क्रमिक रूप से होना चाहिए। मुझे अपनी सामग्री इस तरह प्रस्तुत करनी होती है
कि वह शिष्य की वास्तविकता की समझ के अनुरूप हो, खासकर शुरुआती चरणों में। गंभीर शिक्षा शुरू होने से पहले ही इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि व्यक्तित्व के सभी स्तर एक समान गति से विकसित हों। अक्सर जो सामग्री मैं प्रस्तुत करता हूं, वह शुरू में बिना किसी स्पष्ट स्पष्ट संकेत के दी जाती है, जिससे यह किसी आश्चर्यजनक रहस्योद्घाटन की तरह प्रतीत होती है। क्योंकि भले ही मैं कितनी भी सावधानी से पढ़ाऊं, फिर भी मेरी दी गई जानकारी शिष्य की पुरानी जानी पहचानी मान्यताओं को बदलने वाली होती है, जो उसके व्यक्तित्व का मजबूत हिस्सा होती हैं। जो कुछ मैं कहता हूं, वह एक बात होती है, लेकिन शिष्य को नए मानसिक और आध्यात्मिक अनुभवों से गुजरना होता है, जो उसकी सचेत समझ के लिए पूरी तरह से अपरिचित हो सकते हैं। शिष्य के वास्तविकता के सिस्टम के अनुसार समस्याएं भी बदलती रहती हैं। उदाहरण के लिए, आपके सिस्टम में और उस महिला के साथ, जिसके माध्यम से मैं अब यह पुस्तक लिख रहा हूं, मेरा प्रारंभिक संपर्क हमारी बैठकों के शुरू होने से बहुत पहले ही हो चुका था, लेकिन वह इसे सचेत रूप से महसूस नहीं कर सकी। इसके बजाय उसने अचानक कुछ नए विचारों का अनुभव किया, और चूंकि वह एक कवयित्री है, ये विचार काव्य प्रेरणा के रूप में सामने आए। कुछ साल पहले एक लेखन सम्मेलन में वह ऐसी परिस्थितियों में आ गई जहां से उसकी आध्यात्मिक क्षमता समय से पहले सक्रिय हो सकती थी। उस समय की मनोवैज्ञानिक स्थिति और वहां मौजूद लोगों का वातावरण ऐसे हालात बना रहे थे कि उसे बिना किसी जानकारी के ही एक गहरे मानसिक ट्रांस में जाने का अनुभव हुआ। मैं उसकी मानसिक क्षमताओं के बारे में उसके बचपन से ही जानता था, लेकिन आवश्यक अंतर्दृष्टि उसकी कविताओं के माध्यम से प्रकट की गई, ताकि वह उचित पृष्ठभूमि प्राप्त कर सके। उल्लेख किए गए इस घटनाक्रम में मुझे इसकी सूचना मिली, और मैंने सुनिश्चित किया कि यह प्रक्रिया वहीं समाप्त हो जाए और आगे न बढ़े। हालांकि यह कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। बिना इसे जाने बूझे उस व्यक्तित्व ने खुद को आजमाने का निर्णय ले लिया था। इसलिए मेरे काम का एक हिस्सा यह भी था कि मैं इस युवा महिला को बचपन से ही किसी न किसी रूप में मार्गदर्शन देता रहूं, और यह सब गंभीर शिक्षा की शुरुआत से पहले की तैयारी का हिस्सा था, जो हमारे सत्रों के साथ प्रारंभ हुई। यह मेरी गतिविधि का एक सामान्य हिस्सा है। यह अनेक स्तरों के अस्तित्व में मेरी गतिविधि का एक सामान्य हिस्सा है। यह कार्य बहुत विविधतापूर्ण है, क्योंकि व्यक्तित्व की संरचनाएं अलग-अलग होती हैं। हालांकि जिन प्रणालियों में मैं काम करता हूं, उनमें कुछ मूलभूत समानताएं होती हैं, लेकिन कुछ आयाम ऐसे भी हैं जहां मैं शिक्षक की भूमिका नहीं निभा सकता। इसका कारण यह है कि उन आयामों के मूलभूत अनुभव मेरी प्राकृतिक समझ से बाहर होते हैं, और सीखने की प्रक्रिया भी मेरी अपनी अनुभव सीमाओं से परे होती है। अब आपकी अंतरिक्ष की समझ बहुत गलत है। इसीलिए जब मैं आपके भौतिक क्षेत्र से संपर्क करता हूं, तो ऐसा नहीं है कि मैं चमकीले सुनहरे आसमान में उड़ता हुआ किसी आध्यात्मिक सुपर हीरो की तरह आपकी भौतिक दुनिया में प्रवेश करता हूं। मैं इस विषय पर आगे के अध्यायों में विस्तार से चर्चा करूंगा, लेकिन एक बहुत वास्तविक अर्थ में जैसा आप अंतरिक्ष को समझते हैं, वह असल में मौजूद नहीं है। केवल आपकी भौतिक इंद्रियां ही इस स्थानिक भ्रम को उत्पन्न नहीं करती, बल्कि यह आपके मानसिक पैटर्न्स के कारण भी होता है, जिन्हें आपने स्वीकार कर लिया है। जब चेतना आपकी प्रणाली में एक विशिष्ट विकास स्तर पर पहुंचती है, तो यह इन मानसिक संरचनाओं को अपना लेती है। जब आप भौतिक जीवन में प्रवेश करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपका मन एक खाली पृष्ठ हो जिस पर अनुभव की इबारत लिखी जानी हो। इसके बजाय आप पहले से ही एक विशाल स्मृति बैंक के साथ आते हैं, जो किसी भी कंप्यूटर से कहीं अधिक शक्तिशाली है। आप इस ग्रह पर
अपने पहले ही दिन कई क्षमताओं और योग्यताओं के साथ आते हैं, भले ही आप उन्हें पहचाने या ना पहचाने। और यह केवल आनुवंशिकता, हेरेडिटी का परिणाम नहीं होता, जैसा कि आप सोचते हैं। आप अपनी आत्मा या सत्ता, एंटिटी को, हालांकि केवल इस तुलना के लिए, थोड़े समय के लिए, एक चेतन, जीवंत और दिव्य रूप से प्रेरित कंप्यूटर की तरह सोच सकते हैं, जो अपनी स्वयं की अवस्थाओं और जीवन कालों को प्रोग्राम करता है। लेकिन यह कंप्यूटर इतना रचनात्मक है कि इसके द्वारा बनाए गए विभिन्न व्यक्तित्व स्वयं ही चेतना और अस्तित्व में आ जाते हैं और ऐसी वास्तविकताएं बना लेते हैं जो शायद उस कंप्यूटर ने भी नहीं सोची थीं। हर व्यक्तित्व पहले से ही इस बात की समझ के साथ आता है कि वह किस प्रकार की वास्तविकता में कार्य करेगा। उसका मानसिक उपकरण एक विशिष्ट वातावरण के लिए विशेष रूप से तैयार किया जाता है। उसे पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती है, लेकिन उसे उस अस्तित्व की सीमाओं के भीतर ही काम करना होता है जिसके लिए वह प्रोग्राम किया गया होता है। हालांकि व्यक्तित्व के भीतर सबसे गहरे स्तरों में उस कंप्यूटर का संपूर्ण ज्ञान सघन रूप में मौजूद रहता है। मुझे इस बात पर जोर देना है कि मैं यह नहीं कह रहा कि आत्मा या सत्ता एक कंप्यूटर है, बल्कि मैं सिर्फ आपको इसे इस दृष्टिकोण से देखने के लिए कह रहा हूं ताकि कुछ महत्वपूर्ण बिंदु स्पष्ट हो सकें। हर व्यक्तित्व में यह क्षमता होती है कि वह अपने विशेष वातावरण में नई तरह का अस्तित्व प्राप्त कर सके। आपके मामले में भौतिक वास्तविकता में। इसके अलावा वह अपनी स्वयं की चेतना की गुणवत्ता में रचनात्मक रूप से वृद्धि कर सकता है और इस प्रक्रिया में उस विशेष प्रणाली को समझते हुए उसकी सीमाओं को तोड़ सकता है। अब इस पूरी प्रक्रिया का एक उद्देश्य भी है जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे। मैं इस विषय का उल्लेख यहीं कर रहा हूं ताकि आप यह समझ सकें कि आपका वातावरण वैसा वास्तविक नहीं है जैसा आप सोचते हैं। जब आप जन्म लेते हैं तो आप पहले से ही इस बात के लिए समायोजित, कंडीशन्ड होते हैं कि आपको वास्तविकता को एक विशेष रूप में देखना और अनुभव करना है। आपकी अनुभूति की सीमा बहुत संकीर्ण लेकिन अत्यधिक तीव्र होती है। इससे पहले कि मैं अपने वातावरण या उन अन्य वास्तविकता प्रणालियों के बारे में स्पष्ट रूप से बता सकूं जहां मैं कार्य करता हूं, मुझे यह सब समझाना जरूरी है। हमारे वातावरण के बीच कोई भौतिक दूरी नहीं है, कोई ऐसी भौतिक सीमाएं नहीं हैं जो हमें अलग करती हों। बहुत वास्तविक अर्थों में, जिस तरह से आप अपने भौतिक इंद्रियों और विज्ञान के माध्यम से वास्तविकता को देखते हैं, वह सिर्फ एक दृष्टिकोण है, वास्तविकता की अंतिम सच्चाई नहीं। तथ्यों को समझना कठिन है। आपकी वैज्ञानिक विधियां, यंत्र या तर्क के आधार पर निकाले गए निष्कर्ष वास्तविक तथ्यों से बहुत अलग होते हैं और उन तथ्यों को समझाना भी कठिन है कि ग्रहीय तंत्र समय और स्थान में एक साथ मौजूद हैं। जो ब्रह्मांड आप देखते हैं या अपने उपकरणों के माध्यम से अनुभव करते हैं, वह आपको गैलेक्सियों, सितारों और ग्रहों से भरा हुआ दिखाई देता है जो आपसे अलग अलग दूरी पर स्थित हैं। लेकिन मूल रूप से यह सिर्फ एक भ्रम है। आपकी इंद्रियां और एक भौतिक जीव के रूप में आपका अस्तित्व आपको ब्रह्मांड को इसी तरह देखने के लिए प्रोग्राम करते हैं। जैसा ब्रह्मांड आपको दिखाई देता है, वह सिर्फ घटनाओं की आपकी व्याख्या है जो तीन आयामी वास्तविकता में आप पर प्रभाव डालती हैं। ये घटनाएं मानसिक होती हैं। इसका यह अर्थ नहीं कि आप भौतिक ब्रह्मांड में अन्य ग्रहों की यात्रा नहीं कर सकते। वैसे ही जैसे आप किसी टेबल का उपयोग किताबें, गिलास और संतरे रखने के लिए कर सकते हैं, भले ही टेबल की अपनी कोई ठोस वास्तविकता न हो। जब मैं आपकी प्रणाली में प्रवेश करता हूं, तो मैं एक मानसिक और आत्मिक घटनाओं की श्रृंखला के माध्यम से यात्रा करता हूं। आप इन घटनाओं को स्थान और समय की तरह समझते हैं,
इसीलिए मुझे अक्सर इन्हीं शब्दों का उपयोग करना पड़ता है, क्योंकि मुझे अपनी भाषा के बजाय आपकी भाषा का प्रयोग करना होता है। मूल धारणाएं, रूट असम्पशंस। मूल धारणाएं वे आंतरिक रूप से बनी अवधारणाएं हैं जिनके आधार पर आप अपनी वास्तविकता को समझते हैं। ये वे अनकहे समझौते हैं जिन पर आपका अस्तित्व आधारित है। स्थानन और समय, उदाहरण के लिए, मूल धारणाएं हैं। प्रत्येक वास्तविकता प्रणाली की अपनी अलग मूल धारणाएं होती हैं। जब मैं आपकी प्रणाली में संवाद करता हूं, तो मुझे इन मूल धारणाओं को समझना और उनका उपयोग करना पड़ता है। एक शिक्षक के रूप में यह मेरा कर्तव्य है कि मैं इन्हें सीखूं और इनका प्रयोग करूं। इसीलिए मैंने कई ऐसी प्रणालियों में अस्तित्व ग्रहण किया है जो आपकी भाषा में कहें तो मेरे प्रशिक्षण का एक भाग थीं। हालांकि मेरे सहयोगियों और मैंने उन्हें दूसरे नामों से जाना था। आत्मा, सोल की वास्तविक प्रकृति। आत्मा या सत्ता, एंटिटी की प्रकृति बहुत अधिक रचनात्मक और जटिल है, यहां तक कि आपकी धार्मिक मान्यताओं से भी अधिक। यह असंख्य प्रकार की अनुभूति विधियों, मेथड्स ऑफ परसेप्शन का उपयोग करती है, और इसके पास कई अन्य प्रकार की चेतनाएं भी होती हैं। आपकी आत्मा की कल्पना आपके 3 आयामी विचारों तक ही सीमित है, लेकिन आत्मा अपनी चेतना का फोकस बदल सकती है, ठीक वैसे ही जैसे आप अपनी आंखों का उपयोग करते हैं। अब मेरे अस्तित्व के स्तर पर मुझे यह स्पष्ट रूप से ज्ञात है, भले ही यह अजीब लगे, कि मैं स्वयं मेरी चेतना नहीं हूं। मेरी चेतना एक गुण है जिसे मैं प्रयोग करता हूं। यह बात इस पुस्तक के हर पाठक पर भी लागू होती है, भले ही यह ज्ञान उनके भीतर छुपा हुआ हो। इसलिए आत्मा या सत्ता केवल चेतना नहीं है, वह इससे कहीं अधिक है। आपकी वास्तविकता में मेरा प्रवेश, जब मैं आपके वातावरण में प्रवेश करता हूं, तो मैं अपनी चेतना को आपकी ओर मोड़ता हूं। एक तरीके से मैं अपने अस्तित्व को एक ऐसी घटना में बदलता हूं जिसे आप कुछ हद तक समझ सकें। एक सीमित उदाहरण के रूप में, कोई भी कलाकार भी कुछ ऐसा ही करता है जब वह अपने अस्तित्व के किसी हिस्से को एक चित्रकला में व्यक्त करता है। यह तुलना पूरी तरह सटीक नहीं, लेकिन व्याख्या के लिए उपयुक्त है। जब मैं आपकी प्रणाली में प्रवेश करता हूं, तो मैं 3 आयामी वास्तविकता में प्रवेश करता हूं। इसलिए आपको मेरे अस्तित्व को अपने मूल धारणाओं के आधार पर ही समझना पड़ता है। आप भी दूसरी वास्तविकताओं में प्रवेश करते हैं, अब चाहे आप इसे समझें या नहीं। आप भी दूसरी वास्तविकताओं में प्रवेश करते हैं, हर रात अपने सपनों के दौरान। लेकिन तब आपका सामान्य रूप से जागरूक व्यक्तित्व पूर्ण रूप से भाग नहीं लेता। आपके स्वप्न अनुभवों में आप अपनी भौतिक वास्तविकता को पीछे छोड़ देते हैं। कई बार आप सशक्त उद्देश्य और रचनात्मकता के साथ कार्य करते हैं, सपनों की सच्चाई और वास्तविकता का विस्तार। आप सपनों में ऐसे अनुभव प्राप्त करते हैं जिनकी मान्यता होती है, लेकिन जागने के बाद आप उन्हें भूल जाते हैं। जब आप अपने जीवन के उद्देश्य के बारे में सोचते हैं, तो आप सिर्फ जागृत अवस्था के बारे में सोचते हैं, लेकिन आपके सपनों की अलग-अलग दुनियाओं में भी आपका एक उद्देश्य होता है। वहां आप अपनी आत्मा के दूसरे हिस्सों से जुड़े होते हैं और ऐसे काम करते हैं जो उतने ही वास्तविक और महत्वपूर्ण होते हैं जितने आपके दैनिक जीवन के कार्य। जब मैं आपकी दुनिया में आता हूं, जब मैं आपकी वास्तविकता से संपर्क करता हूं, तो यह ऐसा ही होता है जैसे आप किसी सपने में प्रवेश कर रहे हों। मैं एक साथ 2 जगहों पर जागरूक हो सकता हूं। मैं यह किताब जेन रॉबर्ट्स के माध्यम से बोल रहा हूं, और साथ ही अपने स्वयं के वातावरण में भी मौजूद हूं। ये ऐसे है जैसे आप किसी दोस्त को पत्र लिखते समय भी अपने कमरे में मौजूद होते हैं। हालांकि
मैं इससे कहीं अधिक भेजता हूँ। मेरी चेतना का एक भाग अब जेन के भीतर है, लेकिन फिर भी यह तुलना समझने के लिए सही है। मेरी दुनिया और आपकी दुनिया में अंतर। मेरा पर्यावरण किसी हाल ही में मरे हुए व्यक्ति की दुनिया जैसा नहीं है। लेकिन मैं बाद में यह समझाऊंगा कि मृत्यु के बाद आप क्या अनुभव करते हैं। आपकी और मेरी दुनिया में एक बड़ा अंतर यह है, आपको मानसिक क्रियाओं को भौतिक रूप देना पड़ता है, यानी सोच को भौतिक चीजों में बदलना पड़ता है। हम सीधे मानसिक क्रियाओं की वास्तविकता को समझते हैं। हमें उन्हें सख्त भौतिक रूप में बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। धरती से मेरा संबंध, मुझे धरती से बहुत लगाव था। अब भी अगर मैं चाहूं तो अपनी चेतना का केंद्र वहां मोड़ सकता हूं और उसे वैसे अनुभव कर सकता हूं जैसे आप करते हैं। लेकिन मैं उसे उन तरीकों से भी देख सकता हूं जिन्हें आप इस समय नहीं समझ सकते। आपकी वास्तविकता एक भ्रम, लेकिन एक उद्देश्यपूर्ण भ्रम। जो लोग इस किताब को पढ़ रहे हैं उनमें से कुछ को तुरंत यह बात समझ आ जाएगी। आप अनुभवों को एक खास, रंगीन लेकिन विकृत दृष्टिकोण से देखते हैं। अगर भौतिक वास्तविकता एक मायाजाल है तो यह किसी बड़ी सच्चाई के कारण मौजूद है। इसलिए यह भ्रम बेकार नहीं है, यह एक उद्देश्य रखता है। इसे इस तरह समझें, भौतिक दुनिया वास्तविकता का सिर्फ एक रूप है, लेकिन आपकी दुनिया में आप एक बहुत ही सीमित अनुभव पर गहराई से केंद्रित हैं। वास्तविकता की यात्रा और आपका विकास। हम अलग-अलग वास्तविकताओं के बीच स्वतंत्र रूप से यात्रा कर सकते हैं। हमारा अनुभव हर स्तर पर हमें काम करने की क्षमता देता है। इसका मतलब यह नहीं कि आपका वर्तमान जीवन या आपका व्यक्तित्व महत्वहीन है, बल्कि इसके बिल्कुल विपरीत। आपका 3 आयामी जीवन एक अनमोल प्रशिक्षण स्थान है। आपका यह व्यक्तित्व हमेशा रहेगा, लेकिन ये आपकी पूरी पहचान का सिर्फ एक हिस्सा है। जैसे आपका बचपन आपकी वर्तमान पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, लेकिन अब आप उससे कहीं अधिक हैं। आपका निरंतर विकास, आप बढ़ते रहेंगे, आप नई दुनियाओं को जानेंगे। जैसे आप अपने बचपन के घर से बाहर निकले थे, वैसे ही आप इन सीमाओं से आगे बढ़ेंगे। आप ही अपनी दुनिया बनाते हैं। पर्यावरण कोई बाहरी चीज नहीं है जो आपसे अलग स्वतंत्र रूप से मौजूद हो, बल्कि आप ही इसे बनाते हैं। आपकी चेतना से बाहर निकलकर मानसिक कार्य भौतिक रूप में बदल जाते हैं। मैं आपको ठीक ठीक बताऊंगा कि आप अपनी दुनिया कैसे बनाते हैं, क्योंकि मैं अपनी दुनिया को भी ठीक उसी प्रक्रिया से बनाता हूं। आपके वैज्ञानिक आखिरकार वही सीख रहे हैं जो दार्शनिकों ने सदियों से जाना है कि मन पदार्थ को प्रभावित कर सकता है। उन्हें अब तक यह तथ्य खोजने की जरूरत है कि मन पदार्थ को बनाता और आकार देता है। अब आपका सबसे करीब का वातावरण शारीरिक दृष्टि से आपका शरीर है। ये ऐसा नहीं है जैसे कोई गुड़िया आकृति जिसमें आप बंद हैं, जो आपसे अलग है जैसे कोई खोल। आपका शरीर सुंदर या कुरूप, स्वस्थ या विकृत, तेज या धीमा इस कारण से नहीं है कि यह वह प्रकार का शरीर है जो जन्म के समय बिना किसी भेदभाव के आपको मिल गया। इसके बजाय आपका शारीरिक रूप, आपका शारीरिक व्यक्तिगत वातावरण, आपके अपने विचारों, भावनाओं और व्याख्याओं का शारीरिक रूपांतरण है। पूरी तरह से आंतरिक आत्म शरीर का निर्माण करता है, विचारों और भावनाओं को शारीरिक समकक्षों में जादुई रूप से बदलते हुए। आप शरीर को बढ़ाते हैं। इसकी स्थिति किसी भी दिए गए समय में आपकी मानसिक स्थिति को पूरी तरह से दर्शाती है। परमाणु और अणुओं का उपयोग करके आप अपने शरीर का निर्माण करते हैं। बुनियादी तत्वों को एक रूप में आकार देते हैं जिसे आप अपना कहते हैं। आप सहज रूप से जानते हैं कि आप अपनी छवि का निर्माण करते हैं और कि आप इससे स्वतंत्र हैं।
आप यह नहीं समझते कि आप अपने बड़े वातावरण और भौतिक दुनिया को जैसा आप जानते हैं, विचारों और भावनाओं को पदार्थ में डालकर बनाते हैं, तीन आयामी जीवन में एक महत्वपूर्ण कदम। आंतरिक आत्म इसलिए व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से अपनी मानसिक ऊर्जा को बाहर भेजता है, जिसमें सिरे निकलते हैं जो रूप में संकलित होते हैं। प्रत्येक भावना और विचार का अपनी स्वयं की विद्युत चुंबकीय वास्तविकता होती है, जो पूरी तरह से अद्वितीय होती है। यह निश्चित अन्य भावनाओं और विचारों के साथ मिलाने के लिए उच्च क्षमता से युक्त होती है, जो कि आप द्वारा शामिल की जा सकने वाली तीव्रता के विभिन्न स्तरों के अनुसार होती है। एक तरह से कहा जाए तो तीन आयामी वस्तुएं उसी तरह बनती हैं जैसे आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर जो चित्र देखते हैं, लेकिन इसमें एक बड़ा अंतर है। और यदि आप उस विशेष आवृत्ति पर नहीं हैं, तो आप भौतिक वस्तुओं को बिल्कुल नहीं देख पाएंगे। आप में से प्रत्येक अनजाने में और स्वतः रूप से अत्यधिक परिष्कृत विद्युत चुंबकीय इकाइयों को भौतिक वस्तुओं में रूपांतरित करने के रूप में कार्य करता है। आप एक पदार्थ संवेदनशील प्रणाली के बीच में हैं और इसके चारों ओर, जैसा कि कहा जा सकता है, कमजोर क्षेत्रों में वह सेडोमीटर बना रहता है। प्रत्येक विचार और भावना स्वतः रूप से एक साधारण या जटिल विद्युत चुंबकीय इकाई के रूप में मौजूद होती है, जो कि अभी तक आपके वैज्ञानिकों द्वारा अप्रत्याशित है। तीव्रता निर्धारित करती है कि विचार भावना किस शारीरिक छवि में रूपांतरित होगी, उसकी शक्ति और स्थायित्व दोनों। मेरी अपनी सामग्री में मैं इसे गहराई से समझा रहा हूं। यहां मैं केवल इतना चाहूंगा कि आप समझें कि जो दुनिया आप जानते हैं वह आंतरिक वास्तविकता का प्रतिबिंब है। आप मूल रूप से उन्हीं तत्वों से बने हैं, जैसे एक कुर्सी, एक पत्थर, एक सलाद का पत्ता, एक पक्षी। एक विशाल सहकारी प्रयास में सभी चेतना एक साथ मिलकर वे रूप बनाती है जिन्हें आप महसूस करते हैं। अब क्योंकि यह हमें ज्ञात है, हम अपने वातावरण और अपने शारीरिक रूपों को अपनी इच्छा अनुसार बदल सकते हैं और बिना किसी उलझन के, क्योंकि हम उस वास्तविकता को महसूस करते हैं जो इसके नीचे है। हम यह भी समझते हैं कि रूप की स्थिरता एक भ्रांति है, क्योंकि सभी चेतना को परिवर्तन की अवस्था में होना चाहिए। हम, आपके शब्दों में, एक साथ कई जगहों पर हो सकते हैं, क्योंकि हम चेतना की वास्तविक गतिशीलता को महसूस करते हैं। जब आप किसी दूसरे इंसान के बारे में भावनात्मक रूप से सोचते हैं, तो आप वही करते हैं, सिवाय इसके कि आपकी चेतना का एक हिस्सा उस रूप में होता है और वह बातचीत कर सकता है। वातावरण मुख्य रूप से चेतना के मानसिक निर्माण होते हैं, जो बाहर निकलकर कई रूपों में बदल जाते हैं। मेरे पास 14वीं सदी का एक अध्ययन कक्ष है, जो मेरा पसंदीदा है और मुझे यह बहुत अच्छा लगता है। उदाहरण के तौर पर, आपके भौतिक रूप में यह मौजूद नहीं है और मुझे अच्छी तरह से पता है कि यह मेरा मानसिक निर्माण है। फिर भी मैं इसका आनंद लेता हूँ और अक्सर मैं एक भौतिक रूप में आकर डेस्क पर बैठता हूँ और खिड़की से बाहर खेतों का दृश्य देखता हूँ। अब आप भी वही करते हैं जब आप अपने कमरे में बैठते हैं, लेकिन आप यह नहीं समझते कि आप क्या कर रहे हैं, और अभी आप थोड़े सीमित हैं। जब मेरे दोस्त और मैं मिलते हैं, तो हम अक्सर एक दूसरे के विचारों को अलग अलग रूपों में बदलते हैं, सिर्फ मस्ती करने के लिए। हम एक खेल खेलते हैं जिसमें हम देखना चाहते हैं कि हम में से कौन एक दिए गए विचार को सबसे ज्यादा रूपों में बदल सकता है। हर विचार की प्रकृति में बहुत सूक्ष्म गुण होते हैं और हर इंसान अलग होता है, और वैसे भी आपके सिस्टम में कोई भी भौतिक वस्तु दूसरी वस्तु की ठीक ठीक जैसी नहीं होती। जो परमाणु और अणु किसी वस्तु को बनाते हैं, उनके पास अपनी खुद की पहचान होती है, जो उस वस्तु को अलग अलग रूप देती है। आप जब भी किसी भौतिक वस्तु को देखते हैं,
तो आप हमेशा उसकी समानताओं और निरंतरताओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं और महत्वपूर्ण तरीके से आप भिन्नताओं को अनदेखा कर देते हैं। इसीलिए आप बहुत चुनावी होते हैं, कुछ गुणों को स्वीकार करते हुए और दूसरों को नजरअंदाज करते हुए। आपका शरीर न केवल हर 7 साल में पूरी तरह बदलता है, बल्कि वह हर सांस के साथ बदलता रहता है। शरीर में परमाणु और अणु लगातार मरते और बदलते रहते हैं। हार्मोन भी लगातार बदलते रहते हैं। त्वचा और कोशिकाओं के विद्युत चुंबकीय गुण भी बदलते रहते हैं। जो भौतिक पदार्थ अभी कुछ समय पहले आपके शरीर का हिस्सा थे, वह अब बदले हुए हैं। अगर आप अपने शरीर में होने वाले बदलाव को उसी तरह महसूस करते जैसे आप इसके स्थायी रूप को महसूस करते हैं, तो आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आपने कभी इसे एक स्थिर और एक जैसा माना। यहाँ तक कि आप अपने विचारों और भावनाओं को भी स्थिर और स्थायी मानने की कोशिश करते हैं, ताकि आपका शरीर और आपका वातावरण स्थिर रहे। इसीलिए आप हमेशा बदलाव को नजरअंदाज करते हैं। जो बदलाव आप नकारते हैं, वही वास्तव में आपको सच्ची वास्तविकता को समझने में मदद करेंगे। वास्तविकता, व्यक्तिगत मानसिकता और जो भौतिक वातावरण आपको घेरता हुआ प्रतीत होता है। जब कोई विचार आपके चेतन मन से बाहर निकलता है, तो वह सिर्फ गायब नहीं हो जाता। आप इसे ट्रैक करना सीख सकते हैं, लेकिन आप आमतौर पर इसके 3 आयामी अस्तित्व में तीव्र ध्यान को छोड़ने से डरते हैं। इसीलिए ऐसा लगता है कि विचार गायब हो जाता है। यह भी लगता है कि आपकी मानसिकता में एक रहस्यमय अनजाना गुण है और कि आपका मानसिक जीवन एक तरह से खतरनाक गिरावट का बिंदु रखता है। एक मानसिक खाई जिसके ऊपर से विचार और यादें गिरकर कुछ भी गायब हो जाती हैं। इसीलिए अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी मानसिकता को बहने से बचाने के लिए आप विभिन्न मानसिक अवरोधों को स्थापित करते हैं, जिन्हें आप खतरनाक बिंदु मानते हैं। इसके बजाय आप देखिए, आप इन विचारों और भावनाओं का अनुसरण कर सकते हैं, यह समझकर कि आपकी अपनी वास्तविकता एक और दिशा में चलती है, उस दिशा के अलावा जिससे आप मुख्य रूप से पहचाने जाते हैं। क्योंकि ये विचार और भावनाएं जो आपके चेतन मन से बाहर चली गई हैं, आपको अन्य वातावरणों में ले जाएंगी। ये मानसिक द्वार जिनसे विचार गायब होते प्रतीत होते हैं, वास्तव में मानसिक घुमाव की तरह होते हैं, जो उस स्व को जोड़ते हैं जिसे आप जानते हैं। अन्य अनुभवों के ब्रह्मांडों से वास्तविकताएं, जहां प्रतीक जीवन में आते हैं और विचारों को उनके संभावनाओं से इनकार नहीं किया जाता। इन अन्य वास्तविकताओं और आपके खुद की वास्तविकता के बीच सपने की अवस्था में संचार होता है और दोनों प्रणालियों के बीच निरंतर इंटरैक्शन होता है। अगर कोई ऐसा बिंदु है जहां आपका खुद का चेतना आपसे बचता हुआ लगता है या आपको लगता है कि आपका चेतना समाप्त हो रहा है, तो ये वही बिंदु है जहां आपने मानसिक और मानसिक अवरोध स्थापित किए हैं और ये बिल्कुल वही क्षेत्र है जिनका आपको अन्वेषण करना चाहिए। अन्यथा आपको ऐसा महसूस होता है जैसे आपका चेतना आपके सिर के अंदर बंद है, स्थिर और संकुचित, और हर खोया हुआ विचार या भूली हुई यादें प्रतीकात्मक रूप से एक छोटी सी मृत्यु जैसी लगती है। और ऐसा नहीं है। चैप्टर 4, पुनर्जन्मीय नाटक। आपका अपना पर्यावरण शायद जितना आपने सोचा था उससे कहीं अधिक है। पहले मैंने आपके पर्यावरण का जिक्र किया था, जो आपके वर्तमान भौतिक अस्तित्व और आसपास के वातावरण के बारे में था। असल में आप अपने बड़े और विस्तृत वातावरण के बारे में बहुत कम जानते हैं। अपने वर्तमान स्वयं को एक नाटक में अभिनेता के रूप में समझें। यह एक नई उपमा नहीं है, लेकिन एक उपयुक्त है। यह दृश्य 20वीं सदी में सेट किया गया है। आप प्रॉप्स, सामग्री, सेटिंग्स और थीम्स बनाते हैं। वास्तव में आप पूरी प्रोडक्शन लिखते हैं, उसका निर्माण करते हैं और अभिनय करते हैं, आप और वह, हर एक व्यक्ति,
जो इसमें भाग लेता है। लेकिन आप अपने रोल्स में इतने अधिक ध्यान केंद्रित होते हैं और जो वास्तविकता आपने बनाई है, उसमें इतना आकर्षित होते हैं कि आप इस हद तक इसमें खो जाते हैं कि आप यह भूल जाते हैं कि यह सब आपकी अपनी रचना है। ये तीव्र और गहरी नाटक, इसके सभी सुखों और दुखों के साथ, आपके वर्तमान जीवन और आपके वर्तमान वातावरण से मेल खाता है, व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से। लेकिन और भी नाटक हो रहे हैं एक साथ, जिनमें आप भी एक हिस्सा हैं। उनके पास अपनी खुद की सेटिंग्स और सामग्री होती है। ये विभिन्न समयों में होते हैं। एक को 12वीं सदी ईसा पूर्व कहा जा सकता है, एक को 18वीं सदी या 500 ईसा पूर्व या 3000 ईस्वी कहा जा सकता है। आप इन नाटकों को भी बनाते हैं और इनमें अभिनय करते हैं। ये सेटिंग्स भी आपके पर्यावरण का हिस्सा हैं, जो आपके पूरे व्यक्तित्व को घेरती हैं। मैं उस हिस्से की बात कर रहा हूँ जो इस विशेष कालखंड के नाटक में भाग ले रहा है, और आपके पूरे व्यक्तित्व का वही हिस्सा इस नाटक में इतना अधिक केंद्रित होता है कि आपको यह एहसास नहीं होता कि आप अन्य नाटकों में भी भूमिका निभा रहे हैं। आप अपनी बहुआयामी वास्तविकता को नहीं समझते। इसीलिए जब मैं कहता हूँ कि आप एक साथ कई जीवन जीते हैं, तो यह आपको अजीब या अविश्वसनीय लगता है। आपके लिए यह कल्पना करना मुश्किल है कि आप एक साथ दो स्थानों पर हो सकते हैं और दो या दो से अधिक समयों या सदियों में हो सकते हैं। अब इसे सरल रूप से कहें तो समय क्षणों की एक श्रृंखला नहीं है। जो शब्द आप बोलते हैं, जो क्रियाएं आप करते हैं, वे समय में घटित होती हैं, जैसे कुर्सी या मेज स्थान घेरती है। हालांकि ये दृश्य उस जटिल प्रॉप्स का हिस्सा हैं जो आपने पहले से ही सेट किए हैं, और नाटक में आपको इन्हें वास्तविक मानना पड़ता है। दोपहर 4 बजे का समय एक बहुत ही उपयोगी संदर्भ है। आप अपने दोस्त से कह सकते हैं, मैं 4 बजे कोने पर तुमसे मिलूंगा, या एक रेस्तरां में एक ड्रिंक या चैट या खाने के लिए। और आपका दोस्त ठीक से जानता होगा कि वह आपको कहाँ और कब मिलेगा। यह उस तथ्य के बावजूद होगा कि 4 बजे की शाम का कोई बुनियादी अर्थ नहीं है, लेकिन यह एक सहमति से तय किया गया नामकरण है, एक समझौता। अगर आप चाहें तो आप 4 बजे कोने पर मिलने का कह सकते हैं, या फिर किसी रेस्तरां में एक ड्रिंक या बातचीत या खाने के लिए, और आपका दोस्त ठीक से जानता होगा कि वह आपको कहाँ और कब मिलेगा। यह उस तथ्य के बावजूद होगा कि 4 बजे की शाम का कोई बुनियादी अर्थ नहीं है, बल्कि यह एक सहमति से तय किया गया समय है, एक तरह का समझौता। अगर आप चाहें तो अगर आप शाम को 9 बजे थिएटर में जाते हैं, लेकिन नाटक के घटनाक्रम सुबह के समय होते हैं और अभिनेता नाश्ता करते हुए दिखाए जाते हैं, तो आप उस समय को नाटक के अनुसार मानते हैं। आप यह भी मानते हैं कि यह सुबह है। अब आप सभी एक बहुत बड़ी प्रोडक्शन में शामिल हैं, जिसमें आप सभी कुछ बुनियादी मान्यताओं पर सहमत होते हैं, जो नाटक के होने का ढांचा तैयार करती हैं। ये मान्यताएं हैं कि समय एक के बाद एक आने वाले क्षणों की एक श्रृंखला है, कि एक वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव दुनिया है जो आपके खुद के निर्माण और उसकी समझ से स्वतंत्र रूप से मौजूद है, कि आप उन शारीरिक शरीरों में बंधे हुए हैं जिन्हें आपने धारण किया है, और कि आप समय और स्थान से सीमित हैं। अन्य मान्यताएं जिन्हें इसी कारण से स्वीकार किया गया है, यह विचार है कि सभी समझ केवल आपके शारीरिक इंद्रियों के माध्यम से आती है। दूसरे शब्दों में, कि सभी जानकारी बाहर से आती है और कोई जानकारी भीतर से नहीं आती। इस प्रकार आप नाटक की क्रियाओं पर गहरी नजर डालने के लिए मजबूर होते हैं। अब ये विभिन्न नाटक, ये रचनात्मक कालखंडीय नाटक वही हैं जिन्हें आप पुनर्जन्मीय जीवन कहते हैं। ये सभी मूल रूप से एक ही समय में मौजूद हैं। जो लोग इन जटिल और भावनात्मक नाटकों में भाग ले रहे हैं, उन्हें इसके पार देखना मुश्किल लगता है।
कुछ लोग जो बीच-बीच में नाटकों के बीच आराम करते हैं, वे उन लोगों से संवाद करने की कोशिश करते हैं जो अभी भी इसमें भाग ले रहे हैं, लेकिन वे खुद केवल मंच के किनारे पर होते हैं और उन्हें केवल इतना ही दिखाई देता है। ये नाटक एक के बाद एक होते हुए दिखते हैं और इसलिए ये संवाद इस गलत विचार को और बढ़ाते हैं कि समय एक के बाद एक क्षणों की श्रृंखला है जो किसी अविश्वसनीय शुरुआत से किसी अविश्वसनीय अंत की ओर बढ़ते हैं। यह आपको बहुत सीमित प्रगति के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करता है, दोनों व्यक्तिगत दृष्टिकोण से और पूरी प्रजाति के दृष्टिकोण से। आप सोचते हैं, जो लोग पुनर्जन्म पर विचार करते हैं, खैर, निश्चित रूप से मानवता मध्य युग से प्रगति कर चुकी होगी। हालांकि आप डरते हैं कि ऐसा नहीं हुआ है, या आप तकनीकी प्रगति की ओर मुड़ते हैं और कहते हैं, कम से कम हम इस दिशा में बहुत दूर बढ़ चुके हैं। आप मुस्कुराते हुए सोच सकते हैं कि यह कल्पना करना काफी कठिन है कि एक रोमन सीनेटर माइक्रोफोन के माध्यम से जनता को संबोधित कर रहा हो, उदाहरण के लिए, और उसके बच्चे उसका प्रदर्शन टेलीविजन पर देख रहे हों। लेकिन यह सब अत्यधिक भ्रमित करने वाला है। प्रगति उस रूप में मौजूद नहीं है जिस रूप में आप इसे मानते हैं। ठीक उसी तरह जैसे समय भी नहीं है। हर नाटक में व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से विभिन्न समस्याएं बनाई जाती हैं। प्रगति को इस बात के आधार पर मापा जा सकता है कि उन समस्याओं को किस तरह हल किया गया या नहीं किया गया। कुछ समयों में महान विकास हुए हैं। उदाहरण के लिए, कुछ महान शाखाएं उत्पन्न हुईं जो आपके दृष्टिकोण से आप प्रगति नहीं मान सकते। कुछ नाटकों में आमतौर पर अभिनेता एक बड़े समस्या के छोटे से हिस्से पर काम कर रहे होते हैं जिसे नाटक खुद हल करेगा। हालांकि मैं यहाँ नाटक का उपमा दे रहा हूँ, ये नाटक बहुत स्पॉन्टेनियस, स्वाभाविक होते हैं, जिनमें अभिनेता को नाटक के ढांचे के भीतर पूरी स्वतंत्रता होती है। इन मान्यताओं के अनुसार कोई अभ्यास नहीं होते। जैसे कि आप हमारे किताब में बाद में देखेंगे, यहाँ पर पर्यवेक्षक होते हैं। किसी भी अच्छे थिएटर प्रोडक्शन की तरह हर नाटक में एक समग्र विषय होता है। महान कलाकारों, उदाहरण के लिए, ने किसी विशेष समय में केवल इसलिए जन्म नहीं लिया क्योंकि वे उस समय में पैदा हुए थे या परिस्थितियां अनुकूल थीं। नाटक खुद उस अंतर्दृष्टि के सत्य को कला रूप में वास्तविकता में बदलने से संबंधित था। एक ऐसी रचनात्मकता के साथ जिसके परिणाम इतने विशाल और व्यापक होते थे कि यह प्रत्येक अभिनेता के भीतर निहित क्षमताओं को जागृत करने का काम करता और व्यवहार का एक आदर्श प्रस्तुत करता। पुनर्जागरण की अवधियां, चाहे वे आध्यात्मिक, कलात्मक या मानसिक हों, इसीलिए होती हैं क्योंकि उन व्यक्तियों की आंतरिक ध्यान शक्ति नाटक में भाग ले रहे लोगों को उन उद्देश्यों की ओर निर्देशित करती है। चुनौती प्रत्येक नाटक में अलग हो सकती है, लेकिन महान विषय सभी चेतना के लिए प्रकाश स्तंभ की तरह होते हैं। वे आदर्श के रूप में कार्य करते हैं। प्रगति का समय से कोई लेना देना नहीं है, समझिए, बल्कि यह मानसिक और आध्यात्मिक ध्यान पर आधारित है। हर नाटक दूसरे से पूरी तरह अलग होता है। इसीलिए यह सही नहीं है कि यह मान लिया जाए कि आपके इस जीवन में किए गए कर्म किसी पिछले जीवन से प्रभावित हैं, या कि आप पिछले जीवन में किए गए अपराधों के लिए इस जीवन में दंडित हो रहे हैं। सभी जीवन एक साथ होते हैं। आपका स्वयं का बहुआयामी व्यक्तित्व इस प्रकार से सक्षम है कि वह इन अनुभवों को कर सकता है और फिर भी अपनी पहचान बनाए रख सकता है। यह जाहिर है उन विभिन्न नाटकों से प्रभावित होता है जिनमें यह भाग लेता है। यहाँ तुरंत संवाद होता है और यदि आप चाहें तो एक तत्काल प्रतिक्रिया प्रणाली भी होती है। ये नाटक उद्देश्यहीन नहीं होते। इनमें बहुआयामी व्यक्तित्व अपनी क्रियाओं के माध्यम से सीखता है। यह अनगिनत प्रकार के रूप, व्यवहार पैटर्न, दृष्टिकोण और बदलावों की कोशिश करता है।
और इसके परिणाम स्वरूप दूसरों को बदलता है। परिणाम शब्द समझिए अपने आप में कारण और प्रभाव का संकेत करता है। कारण पहले होता है और फिर प्रभाव आता है, और यह सिर्फ एक छोटा उदाहरण है इन विकृतियों की ताकत का और मौखिक विचारों में निहित कठिनाइयों का, क्योंकि ये हमेशा एक लाइन में परिभाषित होते हैं। आप वही बहुआयामी आत्मा हैं जिनके पास ये सभी जीवन हैं जो इन ब्रह्मांडीय नाटकों का निर्माण और भाग लेते हैं। कहने का अर्थ यह है, यह केवल इसलिए है क्योंकि आप इस विशेष भूमिका में अब ध्यान केंद्रित करते हैं कि आप अपनी पूरी पहचान इससे जोड़ते हैं। आपने इन नियमों को अपने लिए एक कारण से निर्धारित किया है और चेतना एक बनने की अवस्था में है। इसलिए यह बहुआयामी आत्मा जिसे मैं बात कर रहा हूं, वह कोई मनोवैज्ञानिक संरचना नहीं है जो पूरा और समाप्त हो चुकी हो। यह भी बनने की अवस्था में है। यह वास्तविकता में लाने की कला सीख रहा है। इसके भीतर असीमित रचनात्मकता के स्रोत हैं, विकास की अनंत संभावनाएं हैं, लेकिन इसे अब तक वास्तविकता में लाने के तरीके नहीं मिल पाए हैं और इसे खुद में उन अनगिनत रचनाओं को अस्तित्व में लाने के तरीके ढूंढने होंगे। इसीलिए यो ऑपरेट करने के लिए विभिन्न परिस्थितियां बनाता है और खुद को चुनौतियां देता है, जिनमें से कुछ आपके दृष्टिकोण से शुरू में विफल होने के लिए निर्धारित होती हैं, क्योंकि पहले इसे वे परिस्थितियां बनानी होती हैं जो नई रचनाएं उत्पन्न करें, और यह सब बड़ी स्वाभाविकता और अनंत आनंद के साथ किया जाता है। इसीलिए आप जितनी पर्यावरणों का निर्माण करते हैं, उससे कहीं अधिक आप समझते हैं। अब हर अभिनेता जो अपनी भूमिका में ध्यान केंद्रित करता है, उसके पास एक आंतरिक मार्गदर्शिका होती है। इसीलिए वह नाटक में अकेला नहीं छोड़ा जाता जिसे उसने अपनी ही रचना में भूल दिया है। उसके पास ज्ञान होता है, वो जानकारी जो उसे अंदर से मिलती है, उसे वह अपनी अंतरात्मा से प्राप्त करता है। उसे ऐसे अन्य स्रोत भी मिलते हैं जो केवल नाटक के दायरे में नहीं होते। हर अभिनेता को यह स्वाभाविक रूप से पता होता है, और नाटक के भीतर कुछ समय तय होते हैं जब वह खुद को फिर से ताजगी से भरने के लिए अवकाश में जाता है। इन समयों में उसे अपनी अन्य भूमिकाओं का ज्ञान मिलता है और वह समझता है कि वह केवल उसी भूमिका तक सीमित नहीं है जो वह वर्तमान में निभा रहा है। इन समयों में वह समझता है कि उसने नाटक को लिखने में हाथ बढ़ाया है और वह उन मान्यताओं से मुक्त हो जाता है जो उसे नाटक के क्रियाकलापों से जुड़ी रहती हैं। ये समय बेशक आपकी नींद और सपनों की स्थितियों से मेल खाते हैं, लेकिन इसके अलावा ऐसे भी समय होते हैं जब हर अभिनेता यह स्पष्ट रूप से देखता है कि वह जो भूमिका निभा रहा है, वह सिर्फ एक भ्रम है और उसकी दृष्टि उस नाटकीय वास्तविकता को पार कर जाती है। इसका मतलब यह नहीं है कि नाटक वास्तविक नहीं है या यह गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। इसका मतलब है कि वह एक भूमिका निभा रहा है, एक महत्वपूर्ण भूमिका। हर अभिनेता को खुद ही यह समझना होगा कि यह नाटक है और उसका इस नाटक में क्या स्थान है। उसे अपने आप को तीन आयामी दायरे से बाहर एक और वास्तविकता में रूपांतरित करना होगा। ऐसी महत्वपूर्ण रचनाओं के पीछे महान सहयोग होता है और अपनी भूमिका निभाते हुए हर अभिनेता पहले अपने को तीन आयामी वास्तविकता में वास्तविक बनाता है। तीन आयामी वास्तविकता में प्रवेश किए बिना वह अपनी पूर्णता में रचनात्मकता और विकास नहीं ला सकता। इस वास्तविकता में वह ऐसी रचनात्मकता और विकास लाता है जो अन्यथा प्रकट नहीं हो सकता। इसके बाद उसे खुद को फिर से उस प्रणाली से बाहर निकालना होता है और फिर से एक और कार्य करने की आवश्यकता होती है जिसे तीन आयामी स्वरूप में उसे करना होता है।
अपने 3 आयामी अस्तित्व के दौरान उसने दूसरों की मदद की है, जिस तरह से वे अन्यथा नहीं कर सकते थे। और इस प्रक्रिया में उसने भी विकास और लाभ प्राप्त किया है, जो अन्यथा असंभव होता। इसलिए नाटक का उद्देश्य आपके अंदर है। केवल वही हिस्सा जो आपका सचेतन हिस्सा है, उस नाटक में पूरी तरह से सम्मिलित है और नाटक के प्रॉप्स में पूरी तरह से स्थित है। किसी दिए गए जीवन का उद्देश्य आपके लिए उपलब्ध है। वह ज्ञान जो आपके सचेतन आत्मा के नीचे है। हर प्रकार के संकेत और सुराग भी उपलब्ध हैं। आपके पास आपकी पूरी बहुआयामी व्यक्तित्व का ज्ञान है, जो आपके हाथों में है। जब आप समझते हैं कि आपके पास यह ज्ञान है, तो यह आपको समस्याओं को हल करने या जिन चुनौतियों का आपने सामना किया है, उन्हें जल्दी हल करने में मदद करता है। और साथ ही साथ यह रचनात्मकता के नए क्षेत्रों को खोलता है, जिनसे पूरा नाटक निर्माण और भी समृद्ध हो सकता है। इसीलिए जिस हद तक आप अपनी बहुआयामी आत्मा की आंतरिक संवेदनाओं और ज्ञान को सचेतन आत्मा के माध्यम से बहने देते हैं, उसी हद तक आप न केवल नाटक में अपनी भूमिका को अधिक प्रभावी ढंग से निभाते हैं, बल्कि आप पूरे आयाम में ऊर्जा, विचार और रचनात्मकता भी जोड़ते हैं। अब ये आपको लगता है कि आप अपने आप के केवल एकमात्र सचेतन हिस्से हैं, क्योंकि आप इस नाटक में अभिनेता से पहचानते हैं। आपकी बहुआयामी व्यक्तित्व के अन्य हिस्से इन अन्य पुनर्जन्म भूमिकाओं में भी। हालांकि आप एक बहुआयामी चेतना हैं, इसलिए आप अन्य वास्तविकताओं में भी सचेत हैं। आपकी बहुआयामी व्यक्तित्व, आपकी असली पहचान, असली आप, किसी भी भूमिका में स्वयं के रूप में सचेत है। ये पीरियड पीस कुल मिलाकर एक विशेष उद्देश्य रखते हैं। चेतना के स्वभाव के अनुसार ये अपने आप को जितने संभव हो उतने आयामों में वास्तविकता में उतारने की कोशिश करती है, ताकि अपने आप से नई जागरूकता, नए रूप पैदा कर सके। ऐसा करते हुए यह सारी वास्तविकता को बनाती है। इसीलिए वास्तविकता हमेशा बनने की अवस्था में रहती है। उदाहरण के लिए, आप जो सोचते हैं अपने अभिनेता के रूपों में, वे पूरी तरह से अनूठे होते हैं और नई रचनात्मकता की ओर ले जाते हैं। आपकी अपनी चेतना के कुछ पहलू किसी अन्य तरीके से पूरी नहीं हो सकते थे। जब आप पुनर्जन्म के बारे में सोचते हैं, तो आप इसे एक प्रकार की प्रगति की श्रृंखला मानते हैं। इसके बजाय विभिन्न जीवन उस अंदरूनी आत्मा से निकलते हैं जो आप हैं। ये आपके ऊपर किसी बाहरी शक्ति द्वारा थोपे नहीं जाते हैं। ये एक भौतिक विकास है, क्योंकि आपकी चेतना खुलती है और जितने संभव हो उतने तरीके से स्वयं को व्यक्त करती है। यह केवल एक 3 आयामी जीवन काल तक सीमित नहीं है, न ही यह केवल 3 आयामी अस्तित्व तक सीमित है। फिर आपकी चेतना कई रूपों में रूपांतरित होती है, और ये रूप किसी भी तरह से एक जैसे नहीं हो सकते, जैसे एक कैटरपिलर तितली जैसा नहीं होता। आत्मा या इकाई पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से व्यक्त होती है। वह अपनी अभिव्यक्ति के अनुसार अपना रूप बदलती है और अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए मंच के सेट जैसे वातावरण और दुनिया बनाती है। हर सेटिंग नई विकास को जन्म देती है। आत्मा या इकाई एक अत्यधिक व्यक्तिगत आध्यात्मिक ऊर्जा है। वह वही शरीर बनाती है जो आप अब पहनते हैं, और यह आपके शारीरिक अस्तित्व के पीछे की प्रेरक शक्ति है, क्योंकि इससे आप अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। चेतना कभी स्थिर नहीं रह सकती, बल्कि यह और अधिक रचनात्मकता की ओर बढ़ती रहती है। इसीलिए आत्मा या इकाई 3 आयामी वास्तविकता और 3 आयामी आत्मा को अपनी विशेषताएं देती है। इकाई की क्षमताएं 3 आयामी आत्मा के भीतर हैं। 3 आयामी आत्मा, अभिनेता, इस जानकारी और इन संभावनाओं तक पहुंच सकता है। जब यह इन संभावनाओं का उपयोग करना सीखता है,
अपनी इकाई के साथ अपने संबंध को फिर से खोजता है, तो तीन आयामी आत्मा सफलता, समझ और रचनात्मकता का स्तर और अधिक बढ़ाता है। तीन आयामी आत्मा वह बनता है जो वह जानता नहीं है। केवल इकाई ही नहीं, बल्कि इसका एक हिस्सा जो तीन आयामी अस्तित्व में वास्तविक हुआ है, अब उस अस्तित्व की गुणवत्ता और स्वभाव में जोड़ता है। इस रचनात्मकता के बिना गृह जीवन, आपके शब्दों में कहें तो, हमेशा बंजर होगा। आत्मा या इकाई फिर शरीर को जीवन देती है और उसके भीतर तीन आयामी आत्मा को भी। तीन आयामी आत्मा फिर अपनी भूमिका पूरी करती है, नए रचनात्मक क्षेत्रों को खोलने का उद्देश्य निभाती है। इकाई या आत्मा, दूसरे शब्दों में, अपने कुछ हिस्सों को भेजती है ताकि ऐसी वास्तविकताएं खोल जा सकें जो अन्यथा अस्तित्व में नहीं आती। तीन आयामी आत्मा, जो इन वास्तविकताओं में अस्तित्व में रहती है, को अपनी पूरी ध्यान वहां केंद्रित करना होता है। एक आंतरिक जागरूकता उन्हें ऊर्जा और ताकत का स्रोत देती है। उन्हें, हालांकि, अपने अभिनय की भूमिका को समझना होता है। अंत में अपनी भूमिका से बाहर आकर और एक और समझ के साथ इकाई में लौटना होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन नाटकों में पूरी तरह से जागरूक होते हैं। ये व्यक्तित्व, जो लोग जानबूझकर भूमिकाएं स्वीकार करते हैं, यह जानते हुए कि ये भूमिकाएं हैं, ताकि वे दूसरों को आवश्यक जागरूकता और विकास की ओर ले जा सकें। वे अभिनेताओं को उनके द्वारा बनाई गई स्वयं की पहचान और सेटिंग्स से परे देखने में मदद करते हैं। ये वे व्यक्तित्व, जो अन्य अस्तित्व स्तरों से होते हैं, नाटक का निरीक्षण करते हैं और अभिनय करने वालों के बीच प्रकट होते हैं। उनका उद्देश्य तीन आयामी आत्माओं के भीतर वे मानसिक द्वार खोलना है जो तीन आयामी आत्मा को किसी अन्य वास्तविकता प्रणाली में आगे विकास के लिए मुक्त कर सकें। आप सह निर्माता बनना सीख रहे हैं। आप वह जिम्मेदारी सीख रहे हैं जो अब आप इस शब्द को समझते हैं, जिसे हम देवता कहते हैं। आप किसी भी व्यक्तिगत चेतना की जिम्मेदारी सीख रहे हैं। आप अपनी ऊर्जा को रचनात्मक उद्देश्यों के लिए संभालना सीख रहे हैं। आप उन लोगों से जुड़े होंगे जिन्हें आप प्यार करते हैं और जिन्हें आप नफरत करते हैं। हालांकि आप नफरत को छोड़ना, खोना और नष्ट करना सीखेंगे। आप नफरत का भी रचनात्मक रूप से उपयोग करना सीखेंगे और इसे उच्च उद्देश्यों के लिए बदलेंगे। अंततः इसे प्यार में परिवर्तित करेंगे। मैं इसे बाद के अध्यायों में स्पष्ट करूंगा। आपके शारीरिक वातावरण में जो सेटिंग्स हैं, कभी-कभी सुंदर सामान, जो जीवन के भौतिक पहलू हैं जैसा आप जानते हैं, ये सभी छलावरण हैं और इसीलिए मैं आपके भौतिक वास्तविकता को छलावरण कहता हूं। फिर भी ये छलावरण ब्रह्मांड की ऊर्जा से बने होते हैं। पत्थर, चट्टानें, पहाड़ और पृथ्वी सभी जीवित छलावरण हैं जो छोटे-छोटे चेतनाओं द्वारा बने मानसिक जालों से जुड़े होते हैं, जिन्हें आप इस रूप में नहीं देख सकते। उनके भीतर जो परमाणु और अणु होते हैं, उनके पास अपनी चेतना होती है, जैसे आपके शरीर में मौजूद परमाणु और अणु। चूंकि आप सभी इस भौतिक सेटिंग को बनाने में हाथ बंटाते हैं और चूंकि आप स्वयं एक भौतिक रूप में समाहित हैं, तो भौतिक इंद्रियों का उपयोग करके आप केवल इस अद्भुत सेटिंग को महसूस करेंगे। इसके भीतर और इसके बाहर जो वास्तविकता है, वह आपसे छुपी रहेगी। हालांकि अभिनेता पूरी तरह से तीन आयामी नहीं होता। वह एक बहुआयामी आत्मा का हिस्सा होता है। उसके भीतर उन इंद्रिय तरीकों का उपयोग होता है जो उसे छलावरण सेटिंग्स के पार देखने, मंच से परे देखने में सक्षम बनाते हैं। वह इन आंतरिक इंद्रिय गुणों का लगातार उपयोग करता है। हालांकि उसका अभिनेता रूप इतना ध्यान केंद्रित करता है कि वह इसे महसूस नहीं करता। एक बड़े रूप में भौतिक इंद्रियां वास्तव में उस भौतिक वास्तविकता को बनाती हैं जिसे वे केवल महसूस करती हैं।
वे खुद भी छलावरण का हिस्सा हैं, लेकिन ये आपके प्राकृतिक आंतरिक अनुभवों पर लेंस की तरह काम करती हैं, जो आपको एक उपलब्ध गतिविधि क्षेत्र को भौतिक पदार्थ के रूप में देखने के लिए मजबूर करती हैं। इसीलिए इन पर केवल इस बात पर भरोसा किया जा सकता है कि क्या हो रहा है, एक सतही तरीके से। आप उदाहरण के लिए दूसरे अभिनेताओं की स्थिति या घड़ी के समय को पहचान सकते हैं, लेकिन ये भौतिक इंद्रियां आपको यह नहीं बताएंगी कि समय खुद एक छलावरण है या कि चेतना अन्य अभिनेताओं को बनाती है, या कि ऐसी वास्तविकताएं हैं जिन्हें आप देख नहीं सकते, जो भौतिक पदार्थ से परे और ऊपर हैं, जो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। हालांकि आप अपनी आंतरिक इंद्रियों का उपयोग करके वास्तविकता को महसूस कर सकते हैं, जैसे कि यह नाटक और आपकी भूमिका से परे अस्तित्व में है। ऐसा करने के लिए आपको निश्चित रूप से कम क्षणिक रूप से अपनी पूरी ध्यान को उस निरंतर गतिविधि से हटा लेना होगा जो हो रही है, जैसे भौतिक इंद्रियों को बंद करना, और उन घटनाओं पर ध्यान केंद्रित करना होगा जो पहले से आपके द्वारा अनदेखी रह गई थीं। यह बहुत सरल रूप में कुछ ऐसा होगा जैसे एक सेट को बदलना। चश्मे के लिए एक और उदाहरण लें, क्योंकि भौतिक इंद्रियां आंतरिक आत्मा के लिए उतनी ही कृत्रिम हैं जैसे चश्मा या श्रवण यंत्र भौतिक आत्मा के लिए होते हैं। इसलिए आंतरिक इंद्रियां बहुत कम ही पूरी तरह से सचेत रूप से उपयोग की जाती हैं। आप उदाहरण के तौर पर पूरी तरह से भ्रमित हो जाएंगे, बल्कि बहुत डर जाएंगे, अगर एक पल में आपका परिचित वातावरण गायब हो जाए और उसकी जगह अन्य जानकारी के सेट आ जाए जिन्हें आप समझने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि आंतरिक इंद्रियों से मिलने वाली जानकारी को ऐसी शर्तों में अनुवादित करना पड़ता है जिससे आप समझ सकें। दूसरे शब्दों में, ऐसी जानकारी का आपके लिए तीन आयामी आत्मा के रूप में समझ में आना जरूरी है। आपके द्वारा बनाए गए छलावरण का सेट ही एकमात्र नहीं है, यह समझें। अन्य वास्तविकताएं पूरी तरह से अलग प्रणालियां रखती हैं, लेकिन सभी व्यक्तित्वों में आंतरिक इंद्रियां होती हैं जो चेतना के गुण होती हैं, और इन आंतरिक इंद्रियों के माध्यम से संवाद बनाए जाते हैं जिनके बारे में सामान्य रूप से सचेत आत्मा को बहुत कम जानकारी होती है। मेरा उद्देश्य इनमें से कुछ संवादों को जाना पहचाना बनाना है। इसीलिए आत्मा या इकाई वह स्वयं नहीं है जो यह किताब पढ़ रही है। आपका वातावरण सिर्फ आपके चारों ओर की दुनिया नहीं है जैसा आप जानते हैं, बल्कि इसमें पिछले जीवन के वातावरण भी शामिल हैं जिन पर आप अब ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे हैं। आपका वास्तविक वातावरण आपके विचारों और भावनाओं से बना होता है, क्योंकि इनसे ही आप न केवल इस वास्तविकता को बल्कि हर उस वास्तविकता को बनाते हैं जिसमें आप भाग लेते हैं। आपका वास्तविक वातावरण स्थान और समय से निर्दोष होता है जैसा आप इन्हें जानते हैं। आपके वास्तविक वातावरण में आपको शब्दों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संवाद तात्कालिक होता है। आपके वास्तविक वातावरण में आप वही भौतिक दुनिया बनाते हैं जो आप जानते हैं। आंतरिक इंद्रियां आपको भौतिक रूप से स्वतंत्र वास्तविकता को महसूस करने की अनुमति देंगी। अब मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप अपनी भूमिकाओं को कुछ समय के लिए छोड़ दें और यह सरल अभ्यास करने की कोशिश करें। अब कल्पना करें कि आप एक प्रकाशित मंच पर हैं। मंच वह कमरा है जिसमें आप अभी बैठे हैं। अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें कि बत्तियां चली गई हैं, सेटिंग गायब हो गई है और आप अकेले हैं। सब कुछ अंधेरा है। शांत रहें। जितना हो सके आंतरिक इंद्रियों के अस्तित्व की कल्पना करें। अब कल्पना करें कि वे आपकी भौतिक इंद्रियों के समान हैं। अपने मन से सभी विचारों और चिंताओं को साफ करें। ग्रहणशील रहें। बहुत धीरे धीरे सुनें, भौतिक ध्वनियों को नहीं,
बल्कि उन ध्वनियों को जो आंतरिक इंद्रियों से आती हैं। चित्र प्रकट होने लग सकते हैं। उन्हें ऐसे रूपों के रूप में स्वीकार करें जैसे आप भौतिक रूप से देखते हैं। कल्पना करें कि एक आंतरिक दुनिया है और ये आपके लिए प्रकट होगी जैसे ही आप इसे इन आंतरिक इंद्रियों से देखना सीखेंगे। कल्पना करें कि आप अपनी पूरी जिंदगी में इस दुनिया से अंधे थे और अब धीरे धीरे इसमें देखने की क्षमता प्राप्त कर रहे हैं। पहले आपको जो भी आंतरिक चित्र या ध्वनियां दिखें, उनके आधार पर पूरी आंतरिक दुनिया का मूल्यांकन न करें, क्योंकि आप अभी भी अपनी आंतरिक इंद्रियों का उपयोग पूरी तरह से सही तरीके से नहीं कर रहे होंगे। यह सरल अभ्यास कुछ समय तक सोने से पहले या विश्राम की स्थिति में करें। इसे उस समय भी किया जा सकता है जब आप कोई साधारण कार्य कर रहे हों, जो आपका सारा ध्यान नहीं लेता। आप बस एक नई चेतना के आयाम में ध्यान केंद्रित करना सीखेंगे जल्दी से। यह पुस्तक जिस महिला के माध्यम से लिखी जा रही है, उनके अंदरूनी इंद्रियों से कुछ हद तक जानकारी प्रदान की जा रही है। यह प्रयास बहुत संगठित आंतरिक सटीकता और प्रशिक्षण का परिणाम है। जब वह शारीरिक वातावरण में गहरे ध्यान केंद्रित होती है, तो वह मुझसे जानकारी प्राप्त नहीं कर सकती। उसे अनुवाद या व्याख्या नहीं किया जा सकता था। तो अंदरूनी इंद्रियां ऐसी चैनल्स हैं जो अस्तित्व के विभिन्न आयामों के बीच संचार प्रदान करती हैं। फिर भी यहाँ भी जानकारी को कुछ हद तक विकृत किया जाना पड़ता है, क्योंकि इसे भौतिक शब्दों में अनुवादित किया जाता है। अन्यथा इसे महसूस नहीं किया जा सकता। मैंने यह बात बार बार इसलिए कही है कि हम सभी अपने पर्यावरण को खुद बनाते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप ये समझें कि आपके जीवन और आपके पर्यावरण की जिम्मेदारी आपकी अपनी है। अगर आप इसका उल्टा मानते हैं, तो आप सीमित हैं। आपका पर्यावरण तब आपके ज्ञान और अनुभव का कुल योग है। जब तक आप अपने पर्यावरण को वस्तुनिष्ठ और स्वयं से स्वतंत्र मानते हैं, तब तक आप उसे बदलने, उससे आगे देखने या अन्य विकल्पों की कल्पना करने में असहाय महसूस करते हैं, जो कम स्पष्ट हो सकते हैं। पुस्तक में आगे मैं आपको विभिन्न तरीके समझाऊंगा जो आपको अपने पर्यावरण को लाभकारी और अत्यधिक रूप से बदलने की अनुमति देंगे। मैंने पुनर्जन्म को पर्यावरण के संदर्भ में भी चर्चा की है, क्योंकि कई विचारधाराएं पुनर्जन्म के प्रभावों को अत्यधिक महत्व देती हैं, जिससे वे अक्सर वर्तमान जीवन की परिस्थितियों को पिछले जीवन में तय हुए कठोर और दृढ़ पैटर्नों के परिणाम के रूप में समझाती हैं। यदि आप महसूस करते हैं कि आप ऐसी परिस्थितियों के अधीन हैं जिन पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है, तो आप वर्तमान भौतिक वास्तविकता को संभालने, अपने पर्यावरण को बदलने और अपनी दुनिया को प्रभावित करने में अपेक्षाकृत अक्षम महसूस करेंगे। ऐसी अधीनता के लिए जो कारण दिए जाते हैं, वे अंततः ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होते, क्योंकि ये कारण समय और संस्कृति के साथ बदलते रहते हैं। आप किसी मूल पाप, बचपन की घटनाओं या पिछले जीवन के अनुभवों के कारण सजा नहीं भोग रहे हैं। उदाहरण के लिए, आपका जीवन वह नहीं हो सकता जो आपको लगता है कि आपको होना चाहिए। आप कम हो सकते हैं जब आप अधिक होना चाहते हैं, लेकिन आप अपने मानसिकता पर मूल पाप, फ्रायड के शिशु संबंधी सिंड्रोम या पिछले जीवन के प्रभावों के कारण किसी तरह के बोझ से नहीं दबे हुए हैं। मैं यहाँ पिछले जीवन के प्रभावों को थोड़ा और स्पष्ट रूप से समझाने की कोशिश करूंगा। वे आपको उसी तरह प्रभावित करते हैं जैसे कोई भी अनुभव करता है। समय बंद नहीं है, यह खुला है। एक जीवन पिछले जीवन में दफन नहीं है। यह वर्तमान आत्मा और भविष्य की आत्मा से भी जुड़ा हुआ है। जैसा कि मैंने पहले कहा था, सभी जीवन या नाटक एक साथ हो रहे हैं। रचनात्मकता और चेतना कभी भी रैखिक नहीं होती। हर जीवन में आप अपनी सेटिंग्स या पर्यावरण को चुनते हैं, और इस जीवन में
आपने अपने माता-पिता और जो भी बचपन की घटनाएं आपके अनुभव में आईं, उन्हें चुना। आपने स्क्रिप्ट लिखी, एक असली लापरवाह, प्रोफेसर की तरह, कॉन्शियस सेल्फ। सब कुछ भूल जाता है, इसलिए जब स्क्रिप्ट में कोई त्रासदी, कठिनाई या चुनौती आती है, तो कॉन्शियस सेल्फ किसी न किसी को दोषी ठहराने की कोशिश करता है। इस किताब के खत्म होने से पहले मैं आपको यह स्पष्ट रूप से बताऊंगा कि आप अपने हर अनुभव के मिनट को कैसे बनाते हैं, ताकि आप अपनी असली शक्ति का उपयोग कर सकें। जब आप ये पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो कभी-कभी उस कमरे को देखें जिसमें आप बैठे हैं। कुर्सियां और मेजें, छतें और फर्श बहुत वास्तविक और ठोस लग सकती हैं, बहुत स्थिर। जबकि इसके विपरीत आप स्वयं को अत्यधिक असुरक्षित महसूस कर सकते हैं, जन्म और मृत्यु के बीच एक पल में फंसा हुआ। आप इससे ईर्ष्या भी महसूस कर सकते हैं, यह सोचकर कि भौतिक ब्रह्मांड आपके जाने के बाद भी लंबे समय तक अस्तित्व में रहेगा। हालांकि हमारी पुस्तक के अंत तक मुझे उम्मीद है कि आप अपनी स्वयं की चेतना की शाश्वत वैधता और आपके पर्यावरण और ब्रह्मांड के उन भौतिक पहलुओं की अस्थिरता को समझ पाएंगे, जो अब इतने सुरक्षित लगते हैं।